आदाब। इस्तकबाल प्राइम डिबेट में मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आम इंतखाबात का बिगुल बज गया है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जो 7 मरहलों में मुकम्मल होगा और 23 मई को नताइज का ऐलान होगा। आम इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी पार्टियों ने अपनी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इस सियासी कुंभ के दौरान जहां पर बेशुमार रैलियां देखने को मिलेंगी, वहीं अवाम से वादों और यकीन दहानियों की फिर एक बार भरमार होगी। नए नए जुमले सुनाई देंगे। 23 मई को नताइज आएंगे और तय हो जाएगा कि मुल्क के अवाम अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी या इत्तेहाद को मुल्क का इख्तिदार सौंपेंगे। हिज़्ब इख्तिदार के साथ ही अपोजिशन पार्टियों को अवाम के दरमियान में जाना होगा, जहां जनता अपनी अदालत में सियासी लीडरों से पिछले 5 सालों का हिसाब मांगेगी। यानी यह वक्त है सियासी पार्टियों और नेताओं के इम्तिहान का। जनता के इस इम्तिहान में जो कामयाब होगा वही मुल्क में अगली सरकार बनाएगा। आज प्राइम डिबेट में मुल्क का मूड हम समझने की कोशिश करेंगे। पार्टियों का एजेंडा क्या कुछ होगा इसे भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। Other stakeholders. आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही मुल्क में सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है। सियासी पारा चढ़ गया है। हर किसी की जबान पर इंतखाबात की बातें हैं। एक तरफ जहां हिज़्ब इख्तिदार से जनता हिसाब मांगेगी, तो वहीं अपोजिशन पार्टियों को अवाम में अपना एतमाद बहाल करना होगा। यानी नेताओं और सियासी रहनुमाओं के लिए अब इम्तिहान की घड़ी है। पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या किया, इख्तिदार में आने के बाद कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए, और कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाया गया। अवाम के अच्छे दिन आए या नहीं, अब हर मामले का अवाम हिसाब लेंगे। तो दूसरी तरफ ये चुनाव अपोजिशन के लिए भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है, क्योंकि अवाम इन पार्टियों पर कितना भरोसा करेंगे। इन पार्टियों में अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने और अवाम में एतमाद बहाल करने का चैलेंज होगा। इख्तिदार में वापस आने के लिए अपोजिशन पार्टियों, खासतौर से कांग्रेस को हर महाज पर बराबर की लड़ाई लड़नी होगी। वैसे 2019 कई मामलों में 2014 से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि एक जानिब जहां 2014 में अवाम ने कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी पार्टियों को सिरे से ही नकार दिया था, तो दूसरी जानिब बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों को मोदी मैजिक का बड़ा फायदा हुआ था। लेकिन इस बार कौन सा इशू इंतखाबात में काम करेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि मुल्क में बेरोजगारी, किसानों के मसाइल, गुर्बत और बदनवानी जैसे मसाइल अभी भी जूं के तू बने हुए हैं। यानी अब गेंद जनता के पाले में है कि वो आने वाली 23 मई को मुल्क का इख्तिदार किसको सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कौन कितना तैयार है और किसकी कितनी तैयारी है और किन एजेंडों पर यह इंतखाब लड़ा जाएगा, आखिर अवाम का मूड क्या कुछ है इस बार, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार जी, सियासी तज्जियानिगार है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक अवस्थी जी स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास अली साहब स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के। नवाब मलिक साहब स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है एनसीपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा सरफराज आरजू साहब सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर सतीश कुमार जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है? अगर सतीश कुमार जी आज से हम शुरू करें, आज की तारीख में, आज हिज़्ब इख्तिदार यानी जो सत्ताधारी पार्टी है, उसे आप कहां पर पाते हैं और उसके मुकाबले में अपोजिशन को कहां पर खड़ा हुआ पाते हैं सतीश जी? कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से 5 सालों में एनडीए सरकार, विशेषकर मोदी लहर जो 2014 में थी, और जो
एक समीकरण बनाया गया था, जो वादे किए गए थे, उनका निश्चित रूप से जनता हिसाब मांगेगी और वही 5 सालों बाद लोकतंत्र में होता भी है। लेकिन अगर आज हम देखें कि स्थिति कितनी मजबूत किसकी है, तो पिछले लोकसभा के चुनाव में भी ये दो कोणीय मुकाबला होगा। अबू भाई, ये तो निश्चित है कांग्रेस और बीजेपी का ही होगा, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस की कम सीट होने के बावजूद भी दूसरे 292 जगहों पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी। तो क्षेत्रीय दलों की जो समीकरण है, महागठबंधन है, वो यूपी में दिखाई देगा। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का कितना दिखाई देगा वो देखना है। दक्षिण प्रदेशों में, भारत के दक्षिण प्रदेशों में जो AIADMK है, DMK हैं, वो भी बड़े पार्टियों के साथ गठबंधन में है। लेकिन इन तमाम समीकरणों के बाद अगर हम बीजेपी और कांग्रेस के बीच के मुठभेड़ को देखते हैं तो बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। अगर पिछले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, जिसमें पुलवामा को लेकर हार्ड पावर के रूप में हम दे सकते हैं, सॉफ्ट पावर के रूप में कुंभ में जो सतीश कुमार जी पिछले 1 महीने में मुल्क का मूड बदला है, निश्चित रूप से स्विंग हुआ है। जो चीजें 3 राज्यों में चुनाव के बाद समीकरण दिखाई दे रहा था कि लड़ाई बराबर की दिखाई दे रही है, अब पलड़ा बीजेपी का भारी दिखाई देता है। और ये चुनौती विपक्षी पार्टी के साथ, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के साथ ज्यादा है, क्योंकि वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो अपने बूते पर गिनती को, उस अंक को आगे बढ़ाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी हमको लगता है कि सियासी मुशक्कत होगी। और कैसे वो कांग्रेस पार्टी कर पाती है, क्योंकि अपना सारे गोटी को प्रियंका गांधी को लाकर राहुल गांधी ने वो सारे समीकरण को यूज कर लिए हैं, सारे शक्ति का अपना प्रयोग कर लिए हैं। अगर यहां से कांग्रेस उठती नहीं है तो दैट विल बी द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर द कांग्रेस, कि अगर वो नीचे ही जाएगी। बिल्कुल, यानी कांग्रेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है, कांग्रेस या उसकी जो इत्तेहादी पार्टियां हैं। मैं सरफराज आरजू साहब, प्रोफेसर सतीश कुमार जी जिस मोदी लहर की बात कर रहे थे, 2014 में तो मोदी लहर हम लोगों ने देखी, 2019 में अब जबकि चुनाव का बिगुल बज चुका है, सरफराज साहब वो मोदी लहर अब कहां आप देखते हैं? मोदी लहर बिल्कुल नजर ही नहीं आती कहीं फिलहाल तो। और हम ये देख रहे हैं कि पुलवामा के बाद और उसके बाद जो बालाकोट का वाकया हुआ, उस वक्त हमें लगा कि हाँ शायद एक नए तौर पर जो है फिर से एक लहर पैदा हो सकेगी। लेकिन बालाकोट के बाद जो डेवलपमेंट्स हमने देखे और बहुत से शुकूक व शुबहात का जो इजहार किया गया, और उसके बाद जिस तरह शहीदों के शहादत को जो है भुनाने की कोशिशें की गई, जिसका नोटिस बाद में इलेक्शन कमीशन ने भी लिया और उसने इस बात को ममनू करार दे दिया है कि अब शहीदों की तस्वीर को लेकर जो है आप अपनी इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन कैंपेन का मटेरियल तैयार नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि वो लहर जो थोड़ी बहुत जो हम लोगों ने महसूस की, खौफ महसूस किया था कि भाई अब जो है क्लीन स्वीप मिल जाएगा बीजेपी को, तो मुझे लगता है कि उस पर जो है अब ब्रेक लग गए हैं। और बीजेपी को भी अब उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी अपोजिशन पार्टियों को जो है। नहीं तो ये मोदी लहर कमजोर कहां से पड़ी सरफराज साहब, क्या इसे समझाएंगे, कमजोर कहां से पड़ी है? मैं इसको बालाकोट के बाद जो यहाँ डेवलपमेंट्स हुए, वैसे मोदी लहर नहीं थी ये तो बात तय है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद और मुल्क में किसानों की खुदकुशी के वाकयात के बाद और 3 रियासतों के नताइज का तज्जिया करने के बाद तो ये बिल्कुल वाजे हो गया था कि बीजेपी डिफेंसिव पर आ गई है। और इस को बाजी को पलटने के लिए जो है जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, मिसाल के तौर पे राम मंदिर का मुद्दा उछाला जाता या हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके मसाइल को जो उठाया जाता, तो वो बात उसी तरफ मुड़ गई थी। और बालाकोट और पुलवामा के मौके पर जो है ये फीलिंग पैदा हो गई थी कि बीजेपी को जो है क्लीन स्वीप मिल जाएगा। आपको शायद याद होगा कि कर्नाटक में बीजेपी के जो लीडर हैं येदियुरप्पा, उन्होंने खुद ये कह दिया था दूसरे ही दिन कि अब 28 में से 24 सीटें हमारी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन जब लोगों को अंदाज़ा हुआ कि इसका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उनको भी जो है अपने अल्फाज वापस लेना पड़े और बात को जो है मोड़ना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बालाकोट के बाद जो एक
हालात में जो एक तरह की स्थिरता आई है, उसकी वजह से जो है बीजेपी को जो है नए सिरे से कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। आलोक अवस्थी जी, क्या वाकई में अब वो मोदी लहर नहीं रही जो 2014 में थी? सरफराज साहब को मैं सुन रहा था, मुझे लगता है कि उनको शायद अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए। मैं उनको सलाह दूंगा तो उनको थोड़ा साफ दिखाई पड़ना शुरू होगा। वो कई सुनी बातों पे टिप्पणियां कर रहे हैं, जबकि मुझे चश्मे के नंबर की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा तथ्य बताता हूँ, आपका थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाएगा उससे। तो मुझे लगता है कि आपको होता तो नंबर, चश्मा होता तो नंबर भी ठीक कर लेता। बात सुन लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सरफराज साहब, आप तो अपनी बात कह चुके हैं। सुन लीजिए सरफराज जी, फरमाइए। देखिए, देश में इसके पहले 26/11 भी हुआ था। बंबई के अंदर हमारे सैकड़ों लोगों को मार दिया गया था, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। जबकि उस समय भी वायुसेना के सेनाध्यक्ष उनके पास गए थे कि कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हम सॉफ्ट अवस्थी जी अब कहां जा रहे हैं? अब 2019 का बिगुल बज गया है। क्या आपने 5 साल में क्या किया, उस पर बात कीजिए। अब जी एक बार बात बालाकोट किया, मुझे बालाकोट खत्म कर लेने दीजिए, मुझे 15 सेकंड दे दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं। ठीक है। लेकिन सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश पर हुए हमले पर 2 बार पाकिस्तान के अंदर घुस के बदला लिया है। और इस बार, पिछली बार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुस के मारा था हम लोगों ने जाकर के, जो सर्जिकल स्ट्राइक फर्स्ट की थी। और इस बार पीओके क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाकर के, बालाकोट पाकिस्तान में, ना कि पीओके में, हमने घुस के बदला लिया है, अपने देश का सम्मान सुरक्षित किया है। अब बात करते हैं 5 साल में हमने क्या किया। 5 साल में हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। 5 साल में शौचालय 38% थे 2014 में। आज किसानों के लिए क्या क्या अवस्थी में, घरों में, आलोक अवस्थी जी, किसानों के लिए क्या आपने किया है? आपकी सरकार ने 5 साल में किसानों के लिए क्या किया है? बता रहा हूं साहब। अबू जी, मुझे अगर प्रश्न पूछ रहे तो जवाब देने का अवसर भी मिलना चाहिए। जो नोटबंदी हुई थी, जो जीएसटी हुआ था, उससे किसान आज भी परेशान है अवस्थी जी। अरे कहीं नहीं परेशान है। नोटबंदी के बाद 3 स्टेट में हमारी सरकार बनी थी। आप क्या बात कर रहे हैं? यूपी के चुनाव में 325 सीटें हम पाए थे। ठीक, नोटबंदी के बाद पहला चुनाव नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश हुआ था, और 3 राज्यों में आपकी सरकार गई भी है, आपको यह भी याद रहना चाहिए। मापदंड था नोटबंदी का, वो उत्तर प्रदेश ने पूरा कर दिया है। उसके बाद गुजरात का चुनाव हुआ था, सबसे ज्यादा व्यापारी वहां पर वर्ग है। अगर जीएसटी का प्रभाव पड़ा होता तो गुजरात में हम साफ हो गए होते। तो ये बातें सारी जनता ने प्रूव कर दी है कि उससे वो फर्क नहीं पड़ा। देश आगे बढ़ रहा है। देश कैसे आगे बढ़ रहा है मैं बताता हूं आपको। आज जो है गरीबों के घर में, जो पहले कभी देश में खाली गरीबी हटाने की बात होती थी, आज गरीबों के घर में, उनके घर में जो है गैस पहुंच रही है। आज गरीबों के घर में जो असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है, 3,000 रुपए पेंशन उसको 60 साल बाद मिलेगी। जिसके पास बीघा 5 एकड़ से कम जमीन है, 6,000 रुपए साल का उसको मिलेगा। 17 रुपए किसान को भी मिलेंगे, ये भी गिना दीजिए। 17 रुपए किसान को भी मिलेंगे। करोड़ का उस समय जो है कर्ज अवस्थी साहब, 17 रुपए किसान को भी मिलेंगे। खाली जो है कर्ज माफ किया था, लॉलीपॉप दिया था किसानों को। सुरेंद्र राजपूत साहब, बीजेपी ने विकास के नाम पर क्या क्या किया है, किस तरह से मेन अपोजिशन के एतबार से आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से अवस्थी साहब एक के बाद एक चीजें गिना रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कैसे देखते हैं? क्या वाकई में विकास के नाम पर भी कुछ हुआ है इन 5 सालों में? अबू भाई, एक बड़ा पुरानी कहावत थी ना कि कितना हो चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। मुझ तक आवाज नहीं आ रही है अवस्थी साहब, देने की बारी आई है तो ये सुरेंद्र राजपूत साहब, आपकी आवाज भी मुझ तक नहीं आ रही है जी। मेरी आवाज, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं बोलूं? हाँ बोलिए, लेकिन जी 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 सुरेंद्र साहब जी। तो मैं ये कह रहा था कि कितना भी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को अपना हिसाब देने की बारी आई है। तो ये राष्ट्रवाद के पीछे छुप रहे हैं, कभी सेना के पीछे छुप रहे हैं। अरे सेना के शौर्य को तो सब लोग सलाम करते हैं। मुझे ऑडियो नहीं मिल रहा है सुरेंद्र साहब। आज आपको अपने कामों के पीछे साहब नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्यों बोले? जी सुरेंद्र साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। गुलजार भाई, ऑडियो नहीं मिल रहा है। जी जी नहीं सुरेंद्र साहब, आवाज आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू कीजिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जी। जी,
जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि बड़े पुरानी सी कहावत थी, कितना चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास। अगर आप पिछले 5 सालों का हिसाब देखेंगे ना अबू भाई, तो अगर इन्होंने कुछ काम किए होते तो ये सेना के शौर्य, जिसको कि हम सब लोग सलाम करते हैं, उनके पीछे नहीं छुपते। ये कभी भी मूल मुद्दों को सामने, अगर 10 करोड़ रोजगार दिए होते तो छाती ठोक के कह रहे होते कि हमने रोजगार दिए हैं। अगर इन्होंने किसानों की समस्याएं खत्म कर दी होती तो छाती ठोक के कह रहे होते कि साहब हमने किसानों की आत्महत्या खत्म कर दी है, हमने एमएसपी लागू कर दी है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी है। आज की डेट में किसान हमारा खुशहाल है। किसानों की मूल समस्याएं 40% बढ़ गई है, उनका खाद, बिजली, पानी सब 40% बढ़ गया है। आज ये कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि साहब किसानों की आमदनी दुगनी हो गई। किसान की फसल तो ये खरीद नहीं रहे। दूसरी बात, अगर आप देखें, चीन को इन्होंने लाल आंखें दिखा दी होती तो बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल हो गया होता, यूएन में हमारी सिक्योरिटी की परमानेंट सीट हो गई होती, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए होते, आतंकवाद खत्म हो गया होता, पाकिस्तान से आतंकवाद पर चिट्ठी पत्री बंद हो गई होती। लेकिन ये झूठे मक्कार लोग हैं, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। ऐसी जुमलेबाजियां करते हैं अबू भाई कि जिसमें दुनिया बस पलटती रहे, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। अरे भाई, अपना आप उठाइए, अपना क्या नाम, जो घोषणा पत्र था उसमें बताइए, क्या जीएसटी थी, नोटबंदी थी? आज ही नोटबंदी पे आया है कि आरबीआई से आपने 38 दिन बाद अप्रूवल लिया है। यह देशद्रोह है। इन्होंने देशद्रोह का काम किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटबंदी कर दी और आरबीआई जो है 38 दिन तक उसके विरोध में रही। ऐसा कभी हुआ है क्या? संवैधानिक संस्थाओं को इतना बड़ा खत्म करने का जो काम किया है इस सरकार ने, निश्चित तौर पर उसकी सजा इनको मिलेगी। कभी आपने सुना है कि इलेक्शन नोटबंदी हो ही नहीं सकती है? इलेक्शन, आप कम से कम बेसिक झूठ तो मत बोलिए, जनता को इतना गुमराह मत करिए। अरे भाई आलोक जी, मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। इलेक्शन कमीशन, आपने कभी सुना है कि पहले काउंटिंग की डेट आ जाए और इलेक्शन की डेट बाद में आ जाए? 18,000 गांवों को बिजली दे दी और 6,28,000 गांवों को हमने बिजली दी, उसको नहीं है। राहुल गांधी झूठ बोल बोल कर तो आप लोग हैं हुजूर। सुरेंद्र राजपूत साहब, इस सरकार ने इन 5 सालों में जो किया उसे तो अपोजिशन को एक्सेप्ट करना चाहिए कम से कम। हाँ बिल्कुल किया है, इन्होंने किया है। आधार योजना हमारी थी, उसको कंटिन्यू किया। मनरेगा योजना हमारी थी, उसको कंटिन्यू किया हुआ था। जीएसटी योजना हमारी थी, उसको कंटिन्यू। सारे काम अगर आपकी योजनाएं हम कर रहे हैं, डीबीटीएल योजना आप बाहर क्यों गए? कंटिन्यू किया। जवाब देंगे आप? एक सिग्नेचर योजना बताइए। आलोक भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। आलोक भाई, आपकी इतना बीपी हाई क्यों हो रहा है? अगर आपने काम किया है तो धैर्य से सुनिए, और अगर आपने कार्य किया था तो आपको सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया। लोकसभा में आपका लीडर अब अपोजिशन तक नहीं चुन पाए। अगर आपने इतना अच्छा काम कर रहे थे और आपकी योजनाओं को मोदी सरकार ने हड़प लिया है, कोई बात नहीं, तो आपको खुश होना चाहिए। भीख में लीडर जो काम आप नहीं कर पाए हमने करके दिखा दिया। आप तो योजना को नाम पे खाली जो है अपने पेट में, अपने जेब में भरने में लगे हुए थे। 3 सीटों पर भी जनता आपको में जाकर अपोजिशन जो खर्च हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को मुद्दे पे बात नहीं करनी। 13 किलोमीटर सड़क बनाते थे आप, मुद्दे पर बात नहीं करनी। 27 किलोमीटर पहले सड़क बन रही है। मोदी सरकार में इतना अंतर आया है। ठीक है, मैं नवाब मलिक साहब के पास जाऊंगा। ठीक है सुरेंद्र जी, बात करूंगा मैं अभी आलोक अवस्थी साहब से और भी सवाल होंगे। जाहिर सी बात है, पिछले 5 सालों का जवाब देना है। सत्ता में आलोक अवस्थी जी थे, बीजेपी एनडीए सत्ता में थी, उसे पिछले 5 सालों का हिसाब देना है, जाहिर सी बात है। नवाब मलिक साहब, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं या अपोजिशन की हम बात करें, और महाराष्ट्र में खासतौर से आप कांग्रेस के साथ हैं, कितनी तैयारी आपके पास है? क्या कुछ एजेंडा लेकर आप जाएंगे? क्योंकि आपके सामने शिवसेना और बीजेपी जैसा मजबूत एक समूह है, 2 मजबूत पार्टियां आपके सामने हैं वहां पर। देखिए अबू हरेरा भाई, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया तो हमारे बीजेपी के अवस्थी साहब ने 2008 26/11 के दहशतगर्दी का जो हमला हुआ था उसका भी जिक्र किया है। मैं इसे वहीं से शुरू करना चाहता हूं कि 2008 में बहुत बुरा हुआ था कि यहाँ पे ताजमहल होटल और सिविलियन एरियाज में आतंकवादी हमला हुआ, सैकड़ों लोग उसके अंदर मारे गए। हमारी नाकामी थी, हमने स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? देश के गृह मंत्री ने जवाबदारी स्वीकार के इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और पूरी तरह से जिम्मेदारी तय की गई। लेकिन 2008 के बाद 6 साल तक देश में
यूपीए की सरकार थी। कोई भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ, ये सच्चाई है। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। जनरल हुड्डा जिन्होंने पिछली सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उन्होंने कहा कि इस सरकार ने इसकी पब्लिसिटी करके फौज का नुकसान कर दिया। हमारी सरकार में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिसका हमने कभी जिक्र नहीं किया, जो कि अभी ये सरकार में है, रिकॉर्ड पे होगा, जाकर देख लें। लेकिन मोदी साहब क्या नारा दे रहे थे? मर जवान मर किसान। लेकिन इस 5 सालों में बीजेपी कहती है कि देश सुरक्षित हाथों में है। 3 बड़े दहशतगर्दाना हमले हुए। हमारे पठानकोट के एयरफोर्स के बेस पे हमला हो गया, उरी में हमला हो गया, पुलवामा में हो गया। पूरी तरह से चूक हुई है। कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं हुई कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये तो नवाब मलिक साहब सच्चाई है कि इतने बड़े हमले हुए लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। सुनिए ना, कोई नपा नहीं। जरा सुनिए, एक मैं 2 मिनट में बात पूरी कर दूंगा। जी जी जी, लोगों को समझने दीजिए। इस सरकार को आने के बाद देश में जो आतंकवादी हमले हैं उसमें इजाफा दुगना हो गया है। मर जवान मर किसान का नारा दे रहे थे। हमारे जवान सरहदों पे कोई जंग नहीं है, फिर भी शहादत होने वालों के आंकड़े में दुगना इजाफा हुआ है। जो सीज फायर वायलेशन है वो 6 गुना बढ़ गया। मोदी साहब बोलते हैं घर में घुस के मारूंगा। अब घर में घुस के मार रहे हैं कि नवाज शरीफ के घर में घुस के खा रहे हैं? ये देश देख रहा है ना। जब बात होगी तो सारी बातें होंगी। 5 साल के जो वादे हैं उन वादों पे बात कीजिए। अच्छे दिन आए नहीं, 15 लाख मिला नहीं, बेरोजगारी कम हुई नहीं, 43 साल से सबसे निचले स्तर पे चली गई। किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 14 साल में सबसे कम आमदनी वाला ग्राफ नीचे चला गया। तो जो वादे हैं, डीजल पेट्रोल की महंगाई दुनिया में कम, यहां बढ़ी हुई है। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेके जाएंगे और ये तय है कि देश बदलाव के मूड में है। पिछली बार मोदी लहर नहीं थी, ऑटो का बंटवारा इनके जीत का मंत्र था और इस बार ऑटो का बंटवारा रुकेगा। बीजेपी 150 सीटें नहीं जीत पाएगी, ये सच्चाई है। कोई मोदी लहर नहीं थी। उत्तर प्रदेश में 72 सीटें आई, चौकोनी मुकाबला था, जीत गए। जब मुकाबला सीधे होता है इस बार भी मुकाबला नवाब मलिक साहब यूपी में तो इस बार भी मुकाबला सहरुखी है, त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी। नहीं, सहरुखी नहीं। देखिए, हम यूपीए के साथी हैं, लेकिन बता देते हैं कि गोरखपुर और फूलपुर में कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन गोरखपुर फूलपुर में कांग्रेस 15,000 वोटों में सिमट गई, जो सच्चाई है, स्वीकारना पड़ेगा। सीधी लड़ाई जब होती है, बिहार में नीतीश बाबू जो है वोट कटुआ थे उस समय, इसलिए बीजेपी जीती थी। नीतीश बाबू उस तरफ है। इस बार जो बीजेपी विरोधी वोट है वो बिहार में भी नहीं बटेगा। 3 राज्यों में 75 सीटें हार जाएंगे। देश में तो छुटपुट तो हार हो ही रही है। बीजेपी की कोई सरकार नहीं बनेगी, सच्चाई है। अब ये मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूं। टेलीविजन वालों ने ठेका ले रखा है कि बस बन रही है। जरा सुनिए, एक ओपिनियन पोल का धंधा शुरू हो गया है। देश में ओपिनियन पोल नहीं है, ओपिनियन बनाने के लिए ओपिनियन पोल चल रहा है कि भाई मोदी आ रहे हैं। ये शाइनिंग इंडिया पार्ट 2 होने वाला है। 2004 में ऐसे ही सारा मीडिया चिल्ला रहा था और 2004 में लोगों ने अटल जी को घर पे बैठा दिया। अवाम के दिल में क्या वो तो 23 मई को पता चल जाएगा। लेकिन अब्बास अली साहब, मैं आलोक अवस्थी जी आपके पास आऊंगा। अब्बास अली साहब के पास भी मुझे जाना है। अब्बास अली साहब, यूपी में खासतौर से अगर हम बात करें, 2014 में बंपर जीतकर बीजेपी आई थी, 73 सीटें बीजेपी की आई थी। इस बार भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस अलग खड़ी है, एसपी बीएसपी अलग है और बीजेपी अलग। कैसे मुकाबला बीजेपी का करेंगे आप लोग? तैयारी क्या कुछ है अब्बास अली साहब? अबू हुरैरा भाई, मैं अपनी बात को नवाब भाई की बात से संबद्ध करना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान हालात हैं, उत्तर प्रदेश में हम बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कम से कम 2 सीटों पे कांग्रेस, हम एक साथ हैं। और हमारा ये ईमानदाराना प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में इस सरकार से जो नाराज लोग हैं, इस सरकार से जो असंतुष्ट लोग हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर के सरकार को बदलने में हमारी मदद करें। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हमने इस बात को कहना चाहेंगे, ये बड़ी बुज़दिल और कमजोर सरकार रही, क्योंकि मुद्दों से हमेशा ये भागते रहे। और हम जानते हैं कि इनसे निपटने के लिए जरूरत है कि इनका संकल्प पत्र बड़े पैमाने पे छपवाया जाए और उसी संकल्प पत्र को गांव में ले जाकर के हमने ये एक हमारी रणनीति है।
हमने इन्हीं के संकल्प पत्र से, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां 60% लोग में रहते हैं, ये वो 60% लोग हैं जो सुबह से शाम बहुत मेहनत करते हैं, तब रात में इनके घर का चूल्हा जलता है। इनमें से 10% वो लोग हैं जिनके पांव में चप्पल नहीं है, तन पे पूरा कपड़ा नहीं है। इनके सामने आप आंकड़ों की बाजीगरी करेंगे तो यकीनी तौर पर 2014 नहीं, 2019 है। 2014 में सवाल पूछने का आपको हक था, 2019 में अब आपको जवाब देने हैं। आप इनके सामने पुलवामा और ये तमाम मुद्दों को रखने के बजाय अगर इनकी उस बात का जवाब देंगे कि समय से खाद क्यों नहीं मिली, समय से बिजली क्यों नहीं मिली, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में किसानों ने आज बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर के सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, उत्तर प्रदेश के दलितों ने बड़े पैमाने पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। ये लगातार मुद्दों से भागने का प्रयास 5 साल करते रहे, जबकि बहुमत बहुत बड़ा था इनके पास। अगर इच्छा होती काम करने की तो हकीकी करते। और मैं ये कहूंगा कि ये कटु सत्य है कि हम उसके बावजूद भी इस सरकार को कोई हल्के में नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला एक ऐसे गिरोह से है जो गिरोह झूठ बोलना जानता है और ऐसे तरीके से झूठ बोलना चाहता है कि वक्ती तौर पर इंसान को अपने सीने पे लगे दाग को भुला करके ये उलझा लेता है। हम ग्राउंड लेवल पर इनसे अपनी रणनीति बना चुके हैं। 2019 में तस्वीर बहुत बदल गई है। हमारी रणनीति 2014 के मुकाबले में 19 में तस्वीर बहुत बदल गई है। नवाब मलिक साहब ने जिस तरह से कहा, या अब्बास अली साहब जिस तरह कह रहे हैं कि तस्वीर अब बहुत बदली है, रास्ता भी इतना आसान नहीं है। नूरपुर में और कहीं ना कहीं गोरखपुर में निश्चित तौर पर हमने अपनी रणनीति का मुजाहरा किया। रणनीति नहीं बता सकते। शांत हो जाए, उनकी बात अब्बास अली साहब की बात पूरी हो गई हो तो नहीं, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। देखिए ऐसा है, आप कैसे आंकड़ा लगाएंगे कि देश की तरक्की हुई है। आप याद करिए 2014 में बीएससी सेंसेक्स, नवाब मलिक साहब बंबई रहते हैं, बीएससी सेंसेक्स 24,217 पर था। आज बीएससी सेंसेक्स 35,867 पे है। देश तरक्की पे नहीं गया, सेंसेक्स कहां से बढ़ा? 4% विकास दर थी, आज 7.5% विकास दर पे है। कैसे बढ़ा? अंदाजा ऐसे लगाया जाएगा जिस भ्रष्टाचार के मुक्त करने के वादे और दावे के साथ आप आए थे। अरे भाई बात सुनिए, आपकी बात बराबर कहते रहे, बात चलेगी नहीं। हमारी बात दबाने का प्रयास पूरे 5 साल अब्बास अली साहब थोड़ा सा, अब्बास अली साहब अवस्थी जी को सुन लेते हैं थोड़ा सा। आप मुझे आप बात कर रहे थे तो मैं बात करूंगा। नहीं, ठीक है अवस्थी जी, कंटिन्यू कीजिए। मैं आ रहा हूं अब्बास अली साहब, मैं आ रहा हूं। देखिए बात यह है कि चांदनी रात जो है वो चोरों को नहीं अच्छी लगती है। सीधी सीधी बात अबू साहब ये है, तो वो सच्चाई सुनेंगे तो उनको बर्दाश्त नहीं होगी। सीधी बात मैं बता रहा हूं आपको। देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने करी। 10 साल रिपोर्ट दबा के बैठे रहे, कभी उन्होंने लागू नहीं किया। मुख्यमंत्री होते ही 6 महीने के अंदर अपना बूथ एमएसपी लागू कर दिया और खरीद हो रही है। इस समय उनको दिया जा रहा है पैसा। 1 रैंक 1 पेंशन के बाद कांग्रेस ने खरीदी, 17 रुपए दिए जा रहे हैं। गए थे आलोक अवस्थी जी, उस हिसाब से किसानों को 17 रुपए मिल रहे हैं डेली के। उसके बराबर उसमें आगे खर्चा हो रहा है। जनता में श्रमिकों को 3,000 रुपए पेंशन कभी भी जीवन में कांग्रेस ने नहीं दी है। श्रमिकों को हम 3,000 रुपए पेंशन देंगे 60 साल होने पे। किसानों को 6,000 रुपए पर साल हम उनको अनुदान दे रहे हैं, कोई उनको लोन नहीं दे रहे हैं। ठीक है आलोक अवस्थी जी, बेरोजगार नौजवानों को क्या दे रहे हैं? 15 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। 6.5 लाख करोड़। आलोक अवस्थी जी, 2 करोड़ नौकरियां आपको कहां गई? आपके मैनिफेस्टो में था ना। मोदी जी 2000 में चिल्ला के क्या कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी अगर सत्ता में आएंगे। घर का गांव और जमीन के खेत बिक जाते थे और वो अपना इलाज नहीं करा पाते थे, बेचारे मर जाते थे। ऐसे गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया है। आज जाइए और उनका इलाज चल रहा है आरोग्य में। 2.5 करोड़ बेघर लोगों को आलोक अवस्थी साहब 7 करोड़ लोगों को गैस, 2 करोड़ नौकरियां क्या हुई? जो लकड़ी में अपनी आंखें फूंकते थे। नोटबंदी के बाद जो लोग बेरोजगार हुए उनका क्या हुआ? आंखें फूंकती थी। दवाई के दामों में 70% कमी आई है। हार्ट और नी रिप्लेसमेंट के काम में आज 80% गिरावट आई है। ये किसने किया? गरीब जनता के लिए मोदी सरकार ने किया है। और ये बात करते हैं कि पेट्रोल का दाम, ठीक है नवाब मलिक साहब जल्दी से रिएक्शन दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। नवाब मलिक साहब 71 रुपए 56 पैसा था। ठीक है ठीक है अवस्थी जी आपकी बात हो गई। नवाब मलिक साहब जल्दी से रिएक्शन दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। 30 सेकंड मेरे पास और हैं बस। 9 से और नवाब मलिक साहब
नहीं, ऐसा है कि हमारे आलोक अवस्थी जी बोल रहे हैं कि सेंसस 24,000 से 36 पे पहुंच गया, 1.5 गुना। अटल जी छोड़ गए थे 8,000 पे, हमने 24,000 पे पहुंचा दिया। जी जी। तो आपने तो 50% आपकी वृद्धि की, हमने देश के विकास दर में 7.5% छोड़ गए थे। जरा सुनिए, आप 4% पर लेकर छोड़ के गए हैं। आलोक जी जरा सुनिए, आलोक जी सुनिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। नवाब मलिक साहब बात पूरी कर लें, मुझे ब्रेक पर जाना है। जी सुनिए, आप ब्रेक के बाद करें, ब्रेक के बाद कर लेंगे। चलिए ठीक है, मैं यहां पर छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन अहम इशू यही है सारी पार्टियों के लिए, बीजेपी, कांग्रेस है, जितनी पार्टियां हैं, कि आखिर विकास या तरक्की हमारा सेंट्रल इशू या एजेंडा आखिर क्यों नहीं बनता है इंतखाबों में? किसानों की हम बात क्यों नहीं करते हैं? इस अन्नदाता की आखिर बात क्यों नहीं होती? हम इधर उधर के इश्यूज पर क्यों भटक जाते हैं? इसी पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के। तो आम इंतखाबात का बिगुल बज चुका है और अब सियासी पार्टियों को जनता की अदालत में जाना होगा। पिछले 5 सालों में क्या कुछ किया है, क्या कुछ वादे किए थे, वो वादे पूरे हुए नहीं, वादे वफा हुए नहीं। अब इन 5 सालों का हिसाब देना होगा। आखिर 2019 के चुनाव में क्या कुछ सियासी पार्टियां करने जा रही हैं और आखिर आवाम का मूड क्या है, इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद नवाब मलिक साहब, मैं आपसे पहले प्रोफेसर सतीश कुमार साहब आपके पास जाना चाहूंगा। एक चीज, ठीक है नवाब मलिक साहब, मैं आपके पास ही आ जाता हूं। पहले मेरा सवाल ले लीजिए, फिर अपना जवाब भी साथ में दे दीजिए। नवाब मलिक साहब, सियासी पार्टियां इन चुनाव में आखिर विकास को लेकर, विकास सियासी पार्टियों का सेंट्रल एजेंडा क्यों नहीं बन पाता है? जी नवाब मलिक साहब। लाना जी जी, खुशहाली लाना ये विकास है। हमें लगता है ये हमारा एजेंडा है। हम तो चाहते हैं कि देश का नौजवान की बेरोजगारी दूर हो, किसानों के हालात सुधरें। हम इसको विकास मानते हैं और मोदी जी समझते हैं कि बुलेट ट्रेन ये विकास का मॉडल है। तो विकास की जो सोच है वो अलग है। इंसानी जिंदगी में बदलाव लाने से विकास होता है, सीमेंट के जंगल बना देने से विकास नहीं होता। अब मैं 1 मिनट में अवस्थी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो सेंसेक्स का आंकड़ा है, जितना हमने 10 साल में आगे बढ़ाया था वो नहीं है। एक चीज जो है वो देश की जनता के सामने जाना जरूरी है कि देश पे 42 लाख करोड़ का कर्ज था जिस दिन मोदी जी ने सरकार की जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन पिछले 5 सालों में 70 साल का कर्जा था 42 लाख करोड़, लेकिन इस 5 साल सरकार में ये 84 लाख करोड़ हो गया। जब देश में कर्जा 5 साल में दुगना करने का काम किया है तो ये पैसे गए कहां हैं, ये भी देश की जनता हिसाब मांगेगी ना। बिल्कुल। तो कौन सा विकास किया? 42 लाख करोड़ का कर्जा कहां गया, ये तो पूछेंगे हम, ये जनता के बीच में ले जाएंगे। हमारा एजेंडा विकास का है, इंसानी जिंदगी में बदलाव का है और हम उसी एजेंडे में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह के चले जाएंगे आप। ये आंकड़ा आप ऑथेंटिकेट करिए, कहां से लाए आप आंकड़ा जो आप बता रहे हैं? आप ऐसा जरा, अरे भैया मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आप गूगल पे जाइए, सारे सरकारी डिपार्टमेंट से ये आंकड़े आए हैं जी। मेरे भाई आप गूगल देखिए ना मेरे भाई, आपके आईटी, आपका आईटी सेल जो है, आपका आईटी सेल जो झूठी खबरें फैलाता है उसे बोलिए कि नवाब मलिक बोल रहा है ये झूठ है, ये साबित कर दीजिए। आप देखिए ना जाके। हमें लगता है आप चीजें छुपाएंगे। आप गंगा साफ करने की बात कर रहे थे, गंगा साफ करने के नाम पे कमेटी बनाई मोदी जी की अध्यक्षता में, 5 साल में एक कमेटी की बैठक नहीं हुई, तो देश पूछेगा कि आप कितने गंभीर हैं। ये सारे सवाल हैं। विकास पे ही चुनाव होगा, मानवीय जीवन में बदलाव हुआ कि नहीं इस पे चुनाव होने वाला है। अवस्थी जी, क्या आप लोग इस बार भी विकास के नाम पर ही जाएंगे या राष्ट्रवाद आपका मुद्दा होगा? निश्चित रूप से विकास के मुद्दे पर जाएंगे, क्योंकि देश में हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। पहले की सरकारें गरीबी हटाओ की नारा देती थी, लेकिन गरीबों के लिए नहीं करती थी। योजनाएं फाइलों में बनती थी लेकिन नीचे नहीं जाती थी। एक पहले प्रधानमंत्री ने कहा था 5 सालों में पहुंचता है। अवस्थी साहब 5 सालों में आप अपना 2014 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, ट्रांसफर होता है कितना आपकी सरकार ने क्यों, पता चल जाएगा। अवस्थी साहब 2014 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। उस वक्त आपके मैनिफेस्टो में कहा गया था कि बुलेट ट्रेन का पूरे मुल्क में जाल बिछा दिया जाएगा। आज क्या तस्वीर है अवस्थी साहब? ब्लैक मनी
ब्लैक मनी, बिल्कुल ब्लैक मनी बंद कराई है हमने। मनी लेकर चले गए, ब्लैक यही रह गया, लग गया है। जितने लोग पैसा लेकर के भाग गए थे विदेशों में, पकड़ के बुलाए जा रहे हैं। आपको मैं एक वाक्य याद दिलाता हूं। तो एक नाम बता दीजिए उसमें जो वापस आया हो। अवस्थी साहब जो वापस आए हो उसमें एक नाम गिना दीजिए। करते हैं 13 दिसंबर 2013 को नीरव मोदी की पार्टी में, कॉकटेल पार्टी में राहुल गांधी गए थे, और राहुल गांधी जिस दिन पार्टी में गए अगले दिन इलाहाबाद बैंक ने 1550 करोड़ रुपया नीरव मोदी के घर जाकर के दिया। और इसके पहले कांग्रेस शासन में कभी भी इन भगोड़ों के लिए कोई कानून नहीं बना हुआ था। पैसा लूट के लोग जाते थे और कोई इनसे हिसाब नहीं लेता था, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी कि इस हाथ लो उस हाथ दो। क्यों मोदी जी की सरकार आने के बाद से ये भगोड़े भागे? तो मेरा सवाल अवस्थी साहब यही है। अवस्थी साहब, मैं सुरेंद्र साहब आपके पास आ रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत जी में आ रहा हूं, लेकिन अवस्थी जी मेरा सवाल यही था कि आखिर डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव आप लोग क्यों नहीं लड़ते हैं? सियासी पार्टियां डेवलपमेंट को मुद्दा क्यों नहीं बनाती है? बीजेपी राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ लेगी, बुलेट ट्रेन के नाम पर चुनाव लड़ लेगी, किसानों के नाम पर चुनाव कब लड़ेंगे अवस्थी साहब? किसानों को तो सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने किया है। स्वामीनाथन की बात करते थे कांग्रेस, हमने उनको लागू कर दिया, 1.5 गुना दे दिया। 6000 रुपया हम उनको अलग से अनुदान दे रहे हैं, जो कि आज तक कभी नहीं दिया गया। 75 लाख करोड़ रुपया 10 साल में हम लोग 7.5 लाख करोड़ रुपया हम 10 साल में उनको किसानों को देंगे। आज उनको यूरिया के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ता है, यूरिया उनके घर पे उपलब्ध होती है, क्योंकि हमने उसको नीम कोटिंग किया है। आज हमने ई नैम से सारी मंडियों को जोड़ा है, उनको फसल का उचित दाम मिल रहा है। तो सारी बातें, जब किसानों का उद्धार होगा तो देश का उद्धार होगा, और देश का उद्धार होगा तो जो है समाज में जो है समरसता बढ़ेगी। हम उस नारे पे काम कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, कितनी सच्चाई है अवस्थी साहब के बयान में? और सुरेंद्र राजपूत साहब, कांग्रेस मेन अपोजिशन है, लेकिन जिस तरह से सरकार के इश्यूज पर कांग्रेस को सवाल उठाना चाहिए था, मेरे ख्याल से कांग्रेस उस तरह से सवाल नहीं उठा पाई सरकार के खिलाफ। पूछ लीजिए सुरेंद्र राजपूत से, सुरेंद्र साहब रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी थी इन्होंने अपने जमाने में? इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट बनाया था, उनको आयोग बनाया था। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। अभी जैसे नवाब मलिक साहब कह रहे थे, मैं सारी बातों से मैं उनके सहमति रख रहा हूं, और अभी रुश्दी साहब ने भी कहा। अभी सच्चाई ये है, आप ये देखिए, अगर किसानों को इन्होंने किसान मंडी दे दी, अच्छा दाम दे दिया, तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? भाई किसान की जमीनें क्यों बिक रही हैं? आप इस चीज को जरा सा एक बार सोचिएगा। 37 से 42% आत्महत्या की दर में वृद्धि हो गई, और पिछले 5 सालों में जितने किसान आंदोलन दिल्ली तक पहुंचे, महाराष्ट्र तक पहुंचे, उतने आजादी के 70 साल में नहीं पहुंचे हैं आंदोलन आपको किसानों के। किसान नंगा भूखा नंगे पैर कहां से जाकर बंबई पहुंच रहा है, कहां से दिल्ली पहुंच रहा है, इनको शर्म नहीं आती है? झूठ छल और प्रपंच करते, वो भी किसान के नाम पर। आलोक अवस्थी जी, पाप भी लगेगा और श्राप भी लगेगा। मैं आपको बहुत साफ बताता हूं, हम किसानों के लिए हमने लैंड एक्विजिशन बिल राजपूत साहब लैंड जी अब अबू हरेरा जी मैं आ रहा हूं। नवाब मलिक साहब, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं जी। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, बीजेपी ने, यह मौजूदा हुकूमत ने आजादी के बाद सबसे बड़ा कदम उठाया, यह भी याद रखना होगा। जिस तरह से 6000 रुपये देने का ऐलान किया है अपने बजट में, ऐलान नहीं किया, देना शुरू कर दिया जी, दे भी दिया है उसी दिन। अगर आपको ये बहुत बड़ा कदम लगता है तो ये उन लोगों को मुबारक जिनको बड़ा कदम लगता है, क्योंकि पिछले 5 सालों में किसान की जो लागत मूल्य में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। 1 एकड़ का किसान 25,000 रुपए की लगती है देश को जी। जितनी लागत बढ़ती जाएगी, आपको शर्म नहीं आती है यार, आपको बीच में बोलते हुए मिलता जाएगा। अब मेरी आवाज थोड़ा सा, मुझे फिर नवाब मलिक साहब भी वेट कर रहे हैं, अब्बास अली साहब वेट कर रहे हैं। ये मूल रूप से अवस्थी जी सुन लीजिए, मैं आता हूं। अब ऐसा है कि जो लागत लगती है किसान का, उसको पैसा चाहिए था, जैसे आपको आंध्रा में, तेलंगाना में मिल रहा है, या आपको उड़ीसा में कलिंगा योजना में मिल रहा है। लेकिन उन्होंने 2000 रुपए, 6000 रुपए, किसान की लागत है 50,000 रुपए पर एकड़ पर ईयर, साल में 2 बार में होता है 25-25 में, और ये दे रहे हैं 2000 कम से कम इस सरकार ने शुरुआत तो कर दी है। किसान की सरकार ने कम से कम शुरुआत तो कर दी है अवस्थी साहब। हमने तो यूनिवर्सल बेसिस गुमराह करेंगे आप।
नहीं की है। अभी आगे भी सुनिए, आगे भी सुन लीजिए। किसान को बेइज्जत मत कीजिए 2000 रुपए दे करके। किसान की अगर फसल का आप उचित मूल्य दे देंगे उसे कुछ नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी यूनिवर्सल बेसिक स्कीम लेकर के आए, आप लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। आपके नेता कहते हैं किसान चोर है, आपके नेता, अरे जानकारी आपको बहुत ज्यादा है, मुझे पता है कितनी जानकारी है आपको, आपकी जानकारी। अबू हरेरा जी ठीक है, ठीक है। मैं नवाब मलिक साहब, मैं फिर अब्बास अली साहब आपके पास जा रहा हूं। नवाब मलिक साहब, महाराष्ट्र में खासतौर से अगर देखा जाए किसान बहुत परेशान रहे, हालांकि वहां की सरकार बार बार वादे करती रही, लेकिन किसान परेशान रहे और फिर मुंबई का एक बार मार्च हुआ किसानों का। आखिर ये मसले हल क्यों नहीं होते नवाब मलिक साहब? देखिए, ऐसा है, जो मैंने बात कही थी कि कर्ज दुगना हो गया, 19 जनवरी 2019 के इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने कितना कर्ज लिया उसका डाटा स्वयं रिलीज किया है, जो इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा है। 5 साल में कर्ज दुगना कर दिया, 48 लाख करोड़ रुपए का 84 लाख करोड़ हो गया। आप बताएं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं जिम्मेदारी से बोल रहा था। जहां तक महाराष्ट्र के किसानों के आत्महत्या का सवाल है, पिछले 4 सालों में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की। सरकार बोलती तो है, करती कुछ नहीं। कहा कि 90 लाख किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कहते हैं कि अभी तक 30 लाख भी कम कर्ज माफ हुआ, हमें पता नहीं। कोई 200 का चेक, कोई 500 का चेक, कोई 1000 का चेक। जो सरकार मदद का ऐलान करती है, 2 साल पहले जो ओले पड़े थे उसकी नुकसान की भरपाई आज तक नहीं दी गई। बिन मौसम बरसात के नुकसान की भरपाई आज तक नहीं दी गई। जिस तरह से 2000 रुपया किसानों के खाते में डालने की बात की गई, अभी तक किसी के खाते में पहुंचा नहीं है। हमें लगता है कि जिस तरह से सरकार ये जुमलेबाजी की है, जिसको कोई लाभ नहीं होता उनको लगता होगा गरीब आदमी के घर में शौचालय बन गया। वो बिहार में तो खुल गया ना, कुछ बनाना वना, बिल बनाकर बोगस पैसे के नाम पर खा गए, वो बिहार में दिखा। बिल्कुल, आंकड़े की जगलरी की, ये सारा खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ सियासत ही होती है, हाथ कुछ नहीं लगता है गरीब किसान को। देखिए अबू हरेरा भाई 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। वो किसान जो बूढ़े माँ बाप को पालता है, अपनी बेटी को पालता है, अपने बेटे को पालता है, अपनी बीवी को पालता है, अपने खेत में काम करने वाले मजदूर को पालता है, उसको 17 रुपए प्रति दिन के हिसाब से ये देने का काम करते हैं और पीठ थपथपाते हैं। एक व्यक्ति जो गाय पालता है उसको उससे ज्यादा देने का ऐलान ये खुद करके बैठते हैं। और इन्होंने किस तरह के किसानों की बात की? जो 1 से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच के किसान हैं उनको। इनको शायद नहीं मालूम है आलोक भाई को कि जिन 60,000 किसानों ने आत्महत्या की उसमें 99% वो किसान हैं जो लैंडलेस, जो भूमिहीन किसान हैं। ये योजना उन पर नहीं लागू होती। ये वो भूमिहीन किसान हैं जिनको इनके केंद्र के कृषि मंत्री ने कहा कि ये आत्महत्या गरीबी के चलते नहीं कर रहे, प्रेम प्रसंग और समलैंगिक रिश्तों के चलते कर रहे हैं। ये तो इनकी सोच है। अगर किसान सड़क पे उतरे और दिल्ली तक मार्च किया, अगर किसानों ने महाराष्ट्र को ठप कर दिया, तो इसलिए नहीं किया था कि आप उनको 17 रुपए प्रतिदिन दे दीजिए। इसलिए किया था कि एक मूल बात उनकी थी कि आप हीरे के व्यापारी से तो वसूल रहे हो 0.5% जीएसटी, लेकिन किसान जब कृषि यंत्र खरीदने जा रहा है तो उससे 28% जीएसटी वसूलने का काम कर रहे हो। वो किसान जो डीजल पे अपनी सिंचाई निर्भर करता है, देश में 50% किसान, उस डीजल के ऊपर आप टैक्स 14 लाख करोड़ रुपए 4 सालों में वसूल चुके हो, इसलिए सड़क पे उतरा था। 17 रुपए लेने के लिए किसान सड़क पे नहीं उतरा था। बिल्कुल सरफराज साहब, हम तो डेवलपमेंट और किसानों के उसमें चले गए, लेकिन आज मौका यही था कि मुल्क का आखिर मूड क्या कुछ है, और जो बार बार सत्ता हिज़्ब इक़्तिदार कहता रहा कि मोदी के सामने आखिर चेहरा कौन सा है, मोदी से मुकाबला कौन करेगा। अपोजिशन को अगर हम मौजूदा वक्त में सरफराज साहब देखते हैं तो बिखरा हुआ है अपोजिशन, मुकाबला कैसे देखा जाए इस बार का? अब नहीं, इस बात में तो ये बात क्लियर की जा चुकी है कि जिसका भी पार्लियामेंट में अदद ज़्यादा होगा, वो जो है वो पार्टी जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको जो है पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर का जो है कैंडिडेट की हैसियत से मुंतखब किया जाएगा।
और बात मोदी के मुकाबले में दूसरों की आती है। मैं समझता हूं कि बीजेपी को जो है अपना भी एनालिसिस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारी काबीना में 70 के करीब वज़रा हैं। हमारे यहाँ मोदी साहब के अलावा और एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक आध डिफेंस मिनिस्टर और तीसरे चौथे के बाद पांचवा कोई चेहरा खुद वहाँ नज़र नहीं आता। तो ये चेहरों की कमी तो बीजेपी को भी परेशान किए हुए है ना, क्योंकि आप किसको प्रोजेक्ट करेंगे? अगर मोदी साहब को नहीं करेंगे तो आपके पास भी तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। और ये सोचना कि आप किसी को प्री इलेक्शन फेज में ही जो है प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से प्रोजेक्ट करें, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक तरह की जो स्ट्रेटेजी है, इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी है, उसका ये जो है बहुत बड़ा डिफेक्ट कहलाएगा। क्योंकि अगर आपने किसी एक चेहरे को जो है प्रोजेक्ट करना शुरू किया, नहीं, अगर सरफराज साहब एनडीए के सामने, बीजेपी के सामने अगर हम अपोजिशन को देखते हैं तो कहां पर आप पाते हैं? क्योंकि हर जगह तो अपोजिशन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये बात तो दुरुस्त है कि अपोजिशन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चेहरे और अलग अलग लीडरशिप्स जो हैं हमारे सामने उभर कर आ रही हैं। लेकिन ये चीज़ जो है बिल्कुल तय है कि अगर फिगर आपने हासिल किए और आपका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर किसी भी जमात का होता है, तो उसी का लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है मुंतखब किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के तमाम मेंबरान जो लीडरान हैं उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को जो है कबूल किया है। और इस मामले में इंतखाबात से पहले किसी किस्म की सर फुटअव्वल जो है वो मुझे अपोजिशन के खेमे में नजर नहीं आती। प्रोफेसर सतीश, कोई लीडर अपने आप को प्रोजेक्ट करे प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से। जी बिल्कुल। मैं आलोक जी और आ रहा हूं, मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, किस तरह से अवाम के मूड की अगर हम बात करें, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं लगता है, जो मैंने आपसे सवाल किया था ब्रेक पर जाने से पहले, कि पिछले 1-2 महीने में मुल्क का मूड बहुत बदला है, बहुत बदलाव आया है? अबू भाई, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं रखना चाहूंगा। पहला कि आइडिया ऑफ भारत की परिकल्पना जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उन्होंने उसे स्थापित करने की पूरी कोशिश की है और वो कई जगहों पर सफल होता हुआ भी दिख रहा है। अगर हम आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत की हम अगर परिचर्चा करते हैं तो आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू जी ने स्थापित करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने समाजवाद और तमाम चीज़ों को लागू करने की कोशिश की। उस पर विवाद हो सकता है कि उसमें अच्छाइयाँ क्या थी, बुराइयाँ क्या थी, लेकिन वो निरंतर उस समय से लेकर 70 सालों तक चली। उसमें बीच में जनता पीरियड हो या वाजपेयी की सरकार हो। सतीश जी, मैं आ रहा हूं उसी पर। मेरा सवाल यह था कि हम उस पीएम और उस मोदी जी की बात कर रहे हैं जिसने नोटबंदी दिया है, जिसने नोटबंदी दिया है, लेकिन उसके बाद भी जब मुकाबले की बारी आती है तो कोई चेहरा नजर नहीं आता है। बिल्कुल, ऑपोजिशन के पास कोई भी ठोस चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर पाए। अखंड प्रियंका गांधी के आने के बाद, डीओ के आने के बाद, राहुल गांधी और प्रियंका के मिलने के बावजूद भी वो ताकत नहीं दिखाई दे रही है। गठबंधन को भी जोड़ दिया जाए। ठीक है, मैं आपकी बात पे मैं रिएक्शन ले लेता हूं। नवाब मलिक साहब, मैं अब्बास अली साहब आपके पास आ रहा हूं, सुरेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नवाब मलिक साहब, क्या वाकई में अपोजिशन बिखरा हुआ है? आप लोग बिखरे हुए हैं। अबू भाई, यूपी से लेकर आप वेस्ट बंगाल तक चले जाइए, अपोजिशन बिखरा हुआ अभी तक नजर आ रहा है। बिल और एक साइलेंट रेवोल्यूशन भी है जो लोगों को अबू हरेरा चुनाव के बाद दिखाई देगा, वो मोदी लहर है। जी नवाब मलिक साहब, अबू हरेरा साहब, आप शायद 2004 के चुनाव के वक्त के प्रचार को देखेंगे तो शाइनिंग इंडिया का प्रचार ऐसे ही था। यही सवाल पूछा जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कौन प्रधानमंत्री बनेगा, बिल्कुल, कौन सा चेहरा होगा। यही सवाल हम 15 साल पहले भी सुन रहे थे। बिल्कुल। लेकिन नतीजा 2004 में जब आया, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और 10 साल तक मिली जुली सरकार उन्होंने चलाई। ये तो बीजेपी प्रचार 15 साल पहले भी करती थी, देश की जनता ने पलट दिया और फिर पलटेगी। नवाब मलिक साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2004 में दर्जन बनने का है देश में। अपोजिशन आज के मुकाबले में मुत्तहिद था नहीं। फिर मैं आपको बता दूं, सपा बसपा अलग चुनाव लड़ रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टियां अलग चुनाव लड़ रही थी, आरजेडी अलग चुनाव लड़ रही थी।
यूपीए में सिर्फ एनसीपी और डीएमके नाम का दल था। उस समय यूपीए का कुनबा इतना बड़ा नहीं था। बाद में यूपीए में लोग आए साथ में सरकार बनने के बाद, और उस समय आरजेडी थी साथ में। उस समय और छोटे एक दो दल थे, लेकिन सपा बसपा जैसे दल उस समय भी नहीं हमारे साथ थे, आज भी नहीं है। लेकिन नतीजे के बाद साथ में आए। लेफ्ट के लोग भी चुनाव के पहले नहीं थे, नतीजे आने के बाद आए साथ में। सुरेंद्र राजपूत साहब, नवाब मलिक साहब ने जो बात कही, इसके आगे जो 2004 का जो आंकड़ा नवाब मलिक साहब रख रहे थे, उसके मुकाबले में इस बार प्रोफेसर सतीश जैसे कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी सतर्क है। इस बार बीजेपी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है 2004 की तरह से। बीजेपी सतर्क भी रहे। नहीं, बीजेपी तो बड़ी जादूगर पार्टी, हम कतई हल्के में नहीं लेने वाले इनको। ये तो बाप रे बाप, ये तो आगरे ताजमहल गायब कर देते वहां खड़े होकर। मोदी है तो मुमकिन है, बड़ा जादूगर कोई नहीं है। नया नारा चल रहा है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल मुमकिन कर देंगे। ये तो वहां खड़े होकर के जादू मंत्र मार करके पाकिस्तान भी गायब कर देगा, भी कुछ दिनों बाद देखिएगा। तो ये सब इन लोगों का नहीं। मूल मुद्दों पर आइए। मैं सतीश जी को याद दिला दूं कि यहां पर राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, अमेरिका नहीं है सतीश जी, हिंदुस्तान है। संसद तय करती है प्रधानमंत्री कौन होगा। और आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार, अगर आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार इस बात को करे तो हमें दोबारा से पढ़ने को भी वश होना पड़ता है सतीश जी। मेरे ख्याल से आपको अपनी उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। नहीं, आप हर आदमी को अपनी सच्चाई लगती है। मुझे आपकी सच्चाई दिख गई है कि आज की डेट में कौन अर्थशास्त्री है और कौन संघ शास्त्री है, इसका मुझे बड़ा अंतर होता जा रहा है सर। चलिए, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे संसद तय करेंगे कदम। कांग्रेस का नेता राहुल गांधी है, गठबंधन का नेता गठबंधन तय करेगा। और हम लोग इस तरीके से ऑटोक्रेटिक नहीं है कि नरेंद्र मोदी की तरीके से वहां पर जो भी आदमी थोड़ा सा भी उठे, चाहे कीर्ति आजाद, ठीक है। मैं आलोक अवस्थी जी आ रहा हूं। उससे पहले अब्बास अली साहब, यूपी में अगर हम जाते हैं, एसपी बीएसपी मिलने के बाद जाहिर सी बात है आप लोग काफी जोश में हैं, लेकिन इस गठबंधन के अगर जमीनी समीकरण की हम बात करें तो वो चीज नजर नहीं आ रही अभी। जिस तरह से मोदी जी एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह जी जिस तरह से तेवर में नजर आ रहे हैं, उस तरह से आप लोगों में तेवर नहीं दिख रहा है। अब्बास अली साहब, देखिए अबू भाई, निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ जब आते हैं और तमाम साथी हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम जोश में हैं और होश में हैं। इसीलिए हमारी तरफ से कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं हो रही है। इतना मजबूत गठबंधन बनाने के बाद हम बहुत हेड डाउन करके, क्योंकि हमने आपसे कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल किसी पार्टी से मुकाबला होता तो हम जोश में दिख जाते। हमारा मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला रजिस्टर्ड मक्कारों से है। इसलिए जरूरत है कि हम डाउन करें, किसी मोबाइल पे इस बार 2014 जैसा सीन यूपी में भी नहीं है, लिहाजा हम ग्राउंड लेवल पर काम इस बार मुश्किल होगी थोड़ा यूपी की, अगर खासतौर से हम बात करें, और यूपी से ही आपको दिल्ली पहुंचना है। देखिए, यूपी में एक इस बार नया काम हुआ है कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस लेके आ गई है। हालांकि वो पहले से भी थी, 3 चुनावों में वो रायबरेली और सुल्तानपुर और अमेठी में वो सक्रिय रहती थी। लेकिन सुल्तानपुर के चुनाव में या अभी विधानसभा चुनाव में 2017 में अमेठी लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा हार गई कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा के रहते हुए हार गई। और क्या कहते हैं, तो असेंबली और लोकसभा के चुनाव में फर्क होता है अवस्थी साहब। 2 सीटों पर कांग्रेस जीती, तो इसलिए 73 सीटें आपने जीती थी उस वक्त, वहां से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जीते थे। गठबंधन की बात करी है, मुलायम सिंह यादव ने इस गठबंधन को शराब दिया है। उन्होंने लोकसभा में कहा है कि नरेंद्र मोदी आप दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और अखिलेश जो है पार्टी। अरे नेताजी के आशीर्वाद के सहारे अगर सरकार बनानी है आपको, अगर नेताजी के आशीर्वाद के सहारे सरकार बनानी है तो ये सब कुछ छोड़ करके आइए ना समाजवादी झंडे के तैयार नहीं है। याद है कि कांग्रेस समाजवादी विचारधारा, ठीक है, लेकिन मुकाबला 2019 का बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। तमाम राज्यों पर अगर हम नजर दौड़ाते हैं, दिल्ली की अगर हम बात कर ले, मुकाबला बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। आखिर इक्तदार किसकी होगी, और अवाम बहुत समझदार है मेरे ख्याल से। डेवलपमेंट के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाए तो बेहतर होगा, और अवाम अब बहुत समझदार है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए नवाब मलिक साहब, सरफराज आरजू साहब, अब्बास अली साहब, सुरेंद्र राजपूत जी, आलोक अवस्थी साहब और प्रोफेसर सतीश कुमार जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।